गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विज्ञान जगत ऑनलाइन क्लासेज गंगापुर सिटी में आप सबका स्वागत है। आपकी विज्ञान जगत इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन क्लासेज जो है वो कंटिन्यू जारी की जा रही है। मेरा अंशुल गौतम फिर से यहाँ पर लेके आया हूँ बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी की क्लास, जिसमें हम पेपर 3 पढ़ रहे थे और पेपर 3 के हमने चौथे नंबर की यूनिट ली थी फ्लावर, और लास्ट वीडियो तक हमने एक परागकण की संरचना पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी किया था। अब आज हम वापस फिर से परागकण के अंकुरण की प्रक्रिया, या फिर हम कह सकते हैं कि परागकण से नर युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया, या फिर परागकण से नर युग्मकोद्भिद का जो निर्माण होता है इसे हम लघु युग्मक जनन की प्रक्रिया कह सकते हैं। तो जो आज का नया टॉपिक है वो है अपने पास में नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण जो है वह परागकण के द्वारा होगा। परागकण लघु बीजाणु द्वारा निर्मित हुए थे। लघु बीजाणु के अंदर संरचनात्मक परिवर्तन हुआ था जिससे ये परागकण के रूप में निर्मित हुए हैं। परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय एगोनिक संरचनाएं जो 2 वित्तीय स्तरों से निर्मित होती है। बाहर की ओर बाह्यचोल एक्सैन जो स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ से निर्मित होती है, और भीतर की ओर अंतःचोल एंटाइन जो पेक्टोसेलुलोज से निर्मित होती है। बाहर की ओर बाह्यचोल होती है, उस पे कुछ छोटे छोटे छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हमने जनन छिद्र कहा था, और इन्हीं जनन छिद्रों से परागकण की अंतःचोल एक लंबी नलिकीय संरचना के रूप में निर्मित हो जाती है जो आगे जाकर के पराग नलिका का निर्माण करती है। अर्थात यही परागकण आगे जाकर के किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा? नर युग्मकोद्भिद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर नर युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया को हम देख रहे हैं, और नर युग्मकोद्भिद का निर्माण जो है वो एगोनिक एक कोशिकीय एवं एक केंद्रकीय परागकण से होगा। परागकण द्वारा नर युग्मकोद्भिद के जो निर्माण की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे? लघु युग्मक जनन कहेंगे, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस से हम कहेंगे। तो देखिए एक साधारण सी डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिख रखी है कि परागकण द्वारा नर युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु युग्मक जनन, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहलाती है। एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय एवं एगोनिक परागकण किसके रूप में चेंज हो जाएगा? नर युग्मकोद्भिद के रूप में चेंज हो जाएगा। और नर युग्मकोद्भिद किस प्रकार की संरचना है? नर युग्मकोद्भिद परागकण की वह अवस्था है, परागकण की वह अवस्था है जिसमें एक पराग नलिका में 2 नर युग्मक उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होंगे? एक पराग नलिका के अंदर 2 नर युग्मक यहाँ पर उपस्थित होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो है वह लघु युग्मक जनन कहलाएगी, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहलाएगी। अब यहाँ से हम नर युग्मकोद्भिद के परिवर्तन की प्रक्रिया को देखें तो नर युग्मकोद्भिद का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? परागकण के द्वारा हो रहा है। तो परागकण नर युग्मकोद्भिद की क्या होती है? प्रथम कोशिका अवस्था होती है। हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था होती है। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था होती है। इस लघु युग्मक जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जब नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होना होता है तो यहाँ पर परागकण का अंकुरण होता है, और परागकण का अंकुरण
दो प्रकार के चरणों के अंदर यहाँ पर संपन्न होगा। परागकण का अंकुरण या नर युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। एक होता है परागण क्रिया से पूर्व, परागण क्रिया से पूर्व, और दूसरी होती है परागण क्रिया के पश्चात। परागण क्रिया के पश्चात परागण क्रिया से पूर्व जो क्रिया होगी वो कहां पर संपन्न होगी? पराग कोष में संपन्न होगी। परागण क्रिया से पूर्व जो क्रिया होती है वो पराग कोष के अंदर संपन्न होती है, और परागण क्रिया के पश्चात जो क्रिया होती है वो कहां पर संपन्न होती है? पुष्प की वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर। पुष्प की वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर यह क्रिया जो है वो संपन्न होती है। अर्थात जब परागकण से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा तो परागकण से नर युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होगी, जिसमें पहला चरण होगा परागण क्रिया से पूर्व, जब परागकण कहां पर उपस्थित होंगे? परागकोश के अंदर उपस्थित होंगे, एंथर के अंदर उपस्थित होंगे। और दूसरे नंबर की प्रक्रिया संपन्न होगी जब परागकण परागण क्रिया द्वारा कहां पर पहुंच जाएंगे? पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। परागण क्या है? परागण एक प्रकार की पादपों के अंदर होने वाली क्रिया है जिसमें किसी पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागण के बारे में भी हम आगे जाकर के अगले जो वीडियो जाएंगे उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप एक जनरल से छोटी सी जो डेफिनेशन है उसे नोट कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ परागण क्रिया क्या है? किसी पुष्प के परागकोश में उपस्थित परागकण का दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परागण कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। और इस परागण क्रिया के पूर्व और परागण क्रिया के पश्चात परागकण के अंकुरण की प्रक्रिया होती है, जिससे ये परागकण जो है वो किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा? नर युग्मकोद्भिद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी? परागण क्रिया से पूर्व यहाँ पर प्रक्रिया होगी जो कहाँ पर होगी? परागकोश में होगी। परागकोश में किस प्रकार से होगी? तो देखिए ये आपके पास में एक परागकोश की संरचना है और इस परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी है, क्योंकि परागकोश 2 पाली युक्त होता है और 2 पालियों के अंदर कितनी लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होती है? 4 लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होती है। इस परागकोश के अंदर ये उपस्थित रहने वाली क्या है? एक लघु बीजाणुधानी है। लघु बीजाणुधानी की संरचना का आपने अध्ययन कर लिया था, जिसमें बाहर की ओर एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, अंतःस्थिशियम के नीचे की ओर मध्य परत के नीचे की ओर टेपिटम, और टेपिटम के नीचे की ओर बीजाणु जनन कोशिकाएं। बीजाणु जनन कोशिकाओं से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होगा। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे चतुष्क के रूप में 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। ठीक है ना? आगे जाकर के ये जो लघु बीजाणुधानी है, इस लघु बीजाणुधानी के अंदर किसके निर्माण की प्रक्रिया होगी? लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया होगी। 4 लघु बीजाणु यहाँ पर बनेंगे चतुष्क के रूप में। चारों लघु बीजाणु अगुणित संरचना के रूप में। लघु बीजाणु किसके रूप में? अगुणित संरचना के रूप में। जब ये लघु बीजाणु अपने चतुष्क से अलग हो जाएंगे तो संरचनात्मक परिवर्तन के द्वारा प्रत्येक लघु बीजाणु आगे जाकर के किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा? परागकण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। परागकण इस प्रकार की संरचना है जिसमें बाहर की ओर बाह्यचोल और भीतर की ओर अंतःचोल, और बाहर की चोल पर एक यहाँ पर छिद्र जैसी संरचना जिसे हमने क्या कहा है? जनन छिद्र कहा है। तो बाहर की ओर तो एक्साइन बाह्यचोल, अंदर की ओर इंटाइन अंतःचोल, और ये आपके पास में जनन छिद्र, और इसके अंदर ये केंद्रक उपस्थित है और इस परागकण का कोशिका द्रव्य यहाँ पर उपस्थित है। तो परागकण जो है वो यहाँ पर एक कोश की अवस्था के रूप में है। अब अभी तक ये परागकण जो है वो कहाँ पर उपस्थित है? परागकोश के अंदर ही उपस्थित है।
अब इस परागकण के केंद्र के अंदर क्या होगा, सूत्रीय विभाजन होगा। यहाँ पर होने वाले जितने भी केंद्र के विभाजन है वो सूत्री प्रकार के होते हैं, अर्थात इस परागकण के अंदर जितने भी बार केंद्र के विभाजन होगा वो सूत्री प्रकार का होगा। प्रथम बार यहाँ पर सूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप ये परागकण जो एक कोशिकीय अवस्था के रूप में है, एक सेल युक्त अवस्था के रूप में है, इसके अंदर अब क्या होगा, प्रथम सूत्री विभाजन होगा। प्रथम सूत्री विभाजन यहाँ पर होगा और प्रथम सूत्री विभाजन से यह एक कोशिकीय अवस्था वाला परागकण दो कोशिकीय अवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। बाहर की ओर बाह्य चोल, बाह्य चोल पे जनन छिद्र, भीतर की ओर अंतःचोल। और जब इसके अंदर प्रथम सूत्री विभाजन हुआ है तो प्रथम सूत्री विभाजन से इस परागकण के अंदर दो कोशिकीय संरचना बन जाएगी। एक कोशिका नीचे की ओर छोटे आकार की, जिसे हम क्या कहेंगे, जनन कोशिका कहेंगे, जनन कोशिका इसे कहा जाएगा। और दूसरी कोशिका ऊपर की ओर बड़े आकार की, जो ऊपर की ओर आपको दिखाई दे रही है, यह आपके पास में होगी कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। तो परागकण एक कोशिकीय परागकण प्रथम सूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिकीय संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिसमें एक बड़ी कोशिका अनियमित आकार की कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल और दूसरी कोशिका छोटे आकार की, जिसे हम जनन कोशिका या जनरेटिव सेल कहेंगे। और जब परागकण दो कोशिकीय अवस्था के रूप में उपस्थित होगा, अंकुरित होगा, तो यहाँ तक की प्रक्रिया जो है वो परागण क्रिया से शुरू होगी। कहाँ पर, परागकोश के अंदर होगी। कहाँ पर होगी यहाँ तक की प्रक्रिया, परागकोश के अंदर। परागकोश के अंदर परागकण के अंकुरण के फलस्वरूप परागकण कितनी कोशिकीय अवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, दो कोशिकीय अवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। पहली बार ये प्रथम कोशिकीय अवस्था के रूप में था, एक कोशिकीय अवस्था के रूप में था, लेकिन जब इसके अंदर सूत्री विभाजन हुआ है तो यह अंकुरित होकर के दो कोशिका युक्त संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पर जब परागकण दो कोशिकीय अवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तब यहाँ पर एक प्रक्रिया होगी, परागकोश भित्ति का स्फुटन होगा। परागकोश भित्ति के स्फुटन के फलस्वरूप परागकोश के अंदर उपस्थित रहने वाले ये दो कोशिकीय अवस्था वाले परागकण परागकोश से बाहर की ओर निकलेंगे। जब ये परागकोश से बाहर की ओर निकलेंगे तो अब इन पादपों के अंदर परागण की क्रिया होगी, पॉलिनेशन की क्रिया होगी। और पॉलिनेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। तो मतलब दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे तो मतलब अब इसके आगे की ओर परागकण का अंकुरण कहां पर होगा, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होगा। और ये परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर कब पहुंचे हैं, जब इन पादपों के अंदर क्रिया कौन सी हुई है, परागण की क्रिया इनके अंदर संपन्न हुई है। तो परागण की क्रिया द्वारा दो कोशिकीय अवस्था वाले परागकण कहां पर स्थानांतरित हो जाते हैं, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। अब यहाँ पर परागकण के अंकुरण की दूसरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसमें परागण क्रिया हो चुकी है और परागण क्रिया के फलस्वरूप ये अंकुरित परागकण दो कोशिकीय परागकण जो है वो पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र है और दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर ये दो कोशिकीय अवस्था वाला परागकण परागण क्रिया द्वारा स्थानांतरित हो चुका है, जिसमें एक कोशिका तो बड़े आकार की है और दूसरी कोशिका जो है वो छोटे आकार की है। बड़े आकार की अनियमित आकृति की कोशिका कायिक कोशिका है और छोटे आकार की जो कोशिका है जिसकी आकृति लगातार चेंज होती रहती है उसे हमने जनन कोशिका कहा है। अब यहाँ पर इस वर्तिकाग्र पर इस परागकण का फिर से क्या होना है, अंकुरण होना है। तो जब इसका फिर से अंकुरण होगा तो परागकण की बाह्य चोल पर क्या उपस्थित है, जनन छिद्र उपस्थित है। और परागकण की संरचना के अंदर हमने पढ़ा था कि परागकण की बाह्य चोल पर स्थित रहने वाले जनन छिद्रों से परागकण की अंतःचोल एक लंबी नलिकीय संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाती है और पराग नलिका का निर्माण करती है। तो अंतःचोल जो है
वो इस जनन छिद्र से होती हुई एक लंबी नलिकीय संरचना के रूप में निर्मित हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, पराग नलिका कहेंगे। और उस पराग नलिका के अंदर कायिक कोशिका का केंद्रक सबसे पहले प्रवेश करेगा और नलिका केंद्रक के रूप में ये निर्मित हो जाएगा। यहाँ पर पुष्प की वर्तिकाग्र और बाह्य चोल के बीच में यहाँ पर पारस्परिक क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप इस पराग नलिका को इस वर्तिकाग्र के द्वारा भीतर की ओर प्रवेश दिलाया जाता है। तो क्या होगी प्रक्रिया की फलस्वरूप, देखिए यहाँ पर ये परागकण है और ये पुष्प की वर्तिकाग्र है। यहाँ पर परागकण की बाह्य चोल पर उपस्थित जनन छिद्र है और इस जनन छिद्र से होती हुई ये परागकण की अंतःचोल एक लंबी नलिकीय संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, लंबी नलिकीय संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, और इस कायिक कोशिका का केंद्रक इस नलिका के अंदर सबसे पहले प्रवेश करेगा और यह किसके रूप में निर्मित होगा, नलिका केंद्रक के रूप में निर्मित होगा, नलिका केंद्रक के रूप में निर्मित होगा। शेष रह जाएगी यहाँ पर कौन सी कोशिका, दूसरे नंबर की छोटे आकार की जो कोशिका थी, जनन कोशिका। इस जनन कोशिका के अंदर जनन कोशिका, इस जनन कोशिका के अंदर फिर से कौन सा विभाजन होगा, सूत्री विभाजन होगा। यहाँ पर केवल कौन सा विभाजन होगा, सूत्री विभाजन होगा। और सूत्री विभाजन द्वारा इस एक जनक कोशिका से कितने नर युग्मकों का निर्माण हो जाएगा, 2 नर युग्मकों का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। तो जब इस जनन कोशिका के अंदर सूत्री विभाजन होगा तो 2 नर युग्मक यहाँ पर बन जाएंगे और दोनों नर युग्मक जो है वो इस नलिका के अंदर की ओर प्रवेश कर जाएंगे। तो जब हम यहाँ पर इसकी संरचना के बारे में देखें तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ इसके बाद का डायग्राम। इसके बाद की प्रक्रिया जिसमें परागकण की अंतःचोल जनन छिद्र से होती है, ये परागकण की बाह्य चोल, परागकण की बाह्य चोल, बाह्य चोल पर ये स्थित जनन छिद्र, ये परागकण की अंतःचोल जिसमें एक कोशिका बड़े आकार की और दूसरी कोशिका छोटे आकार की। क्या होगा, परागकण की अंतःचोल जो है इस जनन छिद्र से होती हुई किसके रूप में निर्मित हो जाएगी, एक लंबी नलिकीय संरचना के रूप में निर्मित हो जाएगी। और इस लंबी नलिकीय संरचना को हमने यहाँ पर क्या कहा है, पराग नलिका कहा है, पोलेन ट्यूब इसे हमने कहा है। पहले कायिक कोशिका का केंद्र जो है वो इस नलिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा और किसके रूप में निर्मित होगा, नलिका केंद्र के रूप में निर्मित होगा। और जो दूसरे नंबर की आपके पास में कोशिका थी, जनन कोशिका, इस जनन कोशिका के अंदर कौन सा विभाजन हुआ है, सूत्री विभाजन हुआ है। और सूत्री विभाजन के फलस्वरूप यह जनन कोशिका किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगी, 2 नर युग्मकों के रूप में यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगी। नर युग्मक यहाँ पर निर्मित हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो संरचना है, ये परागकण जो एक कोशिकीय अवस्था के रूप में था, ये परागकण अंकुरित होकर के इस प्रकार की संरचना के रूप में निर्मित हो जाएगा, जिसमें एक पराग नलिका के अंदर कितने नर युग्मक उपस्थित है, 2 नर युग्मक उपस्थित है। और उससे ही हमने क्या कहा है, नर युग्मक कहा है। तो देखो परागकण की वह अवस्था, तो यही परागकण अंकुरित होता हुआ इस प्रकार की अवस्था के रूप में परिवर्तित हुआ है, जिसमें एक पराग नलिका, ये नलिकीय संरचना, ये पराग नलिका, और इसके अंदर कितने नर युग्मक है, जनन कोशिका के अंदर सूत्री विभाजन हुआ था जिससे 2 नर युग्मकों का यहाँ पर निर्माण हो गया था। और इस प्रकार की अवस्था को हमने यहाँ पर क्या कहा है, नर युग्मकोद्भिद कहा है, मेल गैमेटोफाइट यहाँ पर इसे हमने कहा है। तो ये जो प्रक्रिया है यह लघु युग्मक जनन की प्रक्रिया है, माइक्रोजेनेसिस की प्रक्रिया है, नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन की प्रक्रिया है या फिर परागकण के अंकुरण की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार परागकण जो है वो अंकुरित होकर के एक पराग नलिका के अंदर 2 नर युग्मक युक्त अवस्था के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है, जिसे हमने कहा है नर युग्मकोद्भिद, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये आपके पास में है कंप्लीट प्रक्रिया। ठीक है, परागण की अंकुरण की प्रक्रिया या नर युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण हुई है।
एक परागण क्रिया से पूर्व, एक परागण क्रिया के पश्चात। परागण क्रिया से पूर्व जो क्रिया हुई है वो परागकोश के अंदर हुई है, और परागण क्रिया के पश्चात जो क्रिया हुई है वो वर्तिकाग्र पर हुई है। परागण क्रिया से पूर्व परागकण जो है वो दो कोश की अवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दो कोश की अवस्था के रूप में परिवर्तित होने के फलस्वरूप परागकोश का स्फुटन हो जाता है। परागकोश के स्फुटन से परागकण बाहर की ओर निकल जाते हैं और परागण क्रिया द्वारा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। अब बाकी का अंकुरण जो है वो पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है। पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागकण की जो अंतःशोल है वो बाह्य स्थित जनन छिद्र से होती हुई लंबी नली की संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कायिक कोशिका का केंद्रक सबसे पहले नलिका के अंदर प्रवेश करता है और नलिका केंद्रक के रूप में निर्मित हो जाता है, और जनन कोशिका के अंदर फिर से सूत्री विभाजन होता है जिससे दो नलियुग्मकों का निर्माण हो जाता है, और दोनों नलियुग्मक भी इस नलिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और परागकण एक पराग नलिका जिसमें दो नलियुग्मक उपस्थित होते हैं, ऐसी अवस्था के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है, जिसे हमने क्या कहा है, नर युग्मकोद्भिद कहा है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है नर युग्मकोद्भिद के परिवर्तन की प्रक्रिया। देखते रहिए विज्ञान जगत इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेकर के आऊँगा मैं, रामेश्वर गौतम। यदि अगर किसी भी प्रकार के स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का यहाँ पर समाधान किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।